और बिलाखिर वो इंसान तक पहुंच गया। हम फुलाद के बहुत से टुकड़े गारों में उठा लाए और मैं सामी के साथ मिलकर पत्थरों पर घिस घिस कर हथियार बनाने लगा। ये बूढ़े का पुरस्कार राज था जिसे वो अभी तश्ते अज़बाम नहीं करना चाहता था। बिलाशुबा इस दौर के लिए ये पुरस्कार राज था। इस राज से वाकिफ होकर कबीले मजबूत बन सकते थे और जिस कबीले को ये राज मालूम होता वो इस दौर का सबसे ताकतवर कबीला होता। और बूढ़ा अपने कबीले को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता था। उसने हमें हथियारों की शक्ल डिजाइन करके दी और हम उसकी मर्जी के मुताबिक काम करने लगे। बूढ़ा मेरी मेहनत से बहुत खुश था। हम उसकी मर्जी के मुताबिक हथियार तैयार कर रहे थे और जब उसे यकीन हो गया कि हम ये काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं तो उसने हमें मुकम्मल तौर पर इख्तियारात दे दिए। उसने कहा कि वो कबीले के दूसरे अमूर देखने वापस जा रहा है और वो पहाड़ी से चला गया। अब सामी और मैं तनहा रह गए थे। इस दौरान सामी मुझसे बेतकल्लुफ हो गई थी। वो मुझसे मुतासर जरूर थी लेकिन तन्हाई में भी कभी उसने मेरी तरफ किसी खास इल्तफात का इजहार नहीं किया था। उसकी वजह बाद में मेरी समझ में आई। वो अपने बाप बूढ़े अहसास से खौफजदा थी। चुनांचे उसके चले जाने के बाद जब हम आग उगलने वाले पहाड़ों से स्याह शहद जमा कर रहे थे वो थक कर एक पत्थर पर बैठकर वो मेरी तरफ देखने लगी और उसकी आंखों में एक पैगाम ऊपर आया। क्या बात है सामी, वापस न चलोगी? मैंने उसके करीब जाकर पूछा। मैं थक गई हूं, सुनो। पहाड़ों की इस तरफ ठंडे पानी का चश्मा है। अगर हम उस चश्मे में नहा लें तो तवील थकन दूर हो सकती है। रोशनी का सफर अभी देर का है। जिस वक्त आग पहाड़ों में गरूब होगी हम वापस पहुंच चुके होंगे। चलो। मैंने आमादगी जाहिर कर दी और सामी मेरे साथ चल पड़ी। दराज कामत और सुबक जिस्म की मालिक ये लड़की मुझसे तेज चल रही थी। वो छोटी छोटी चट्टानों को बआसानी फलांग सकती थी। मैं भी उसके साथ चल रहा था और जब वो किसी ऊंची चट्टान से नीचे कूदती तो उसके जिस्म की हरकत मेरे जिस्म में हैजान बर्पा कर रही थी। थोड़ी देर के बाद हम चश्मे के करीब पहुंच गए। खुश्क बंजर पहाड़ों में इस चश्मे का वजूद बहुत दिलकश था। अक्सर नन्हे परिंदे उस पर पानी पीने आ जाते थे। सामी ने अपने लंबे जिस्म को झुकाया और चश्मे में छलांग लगाती। मैं चश्मे के किनारे जा खड़ा हुआ। शफाफ पानी में वो मछली की तरह तैर रही थी। कभी गोते लगाती और उसकी टांगें पानी चीरने के लिए फैल जाती और फिर वो अचानक पलटती और उसका रुख मेरी तरफ हो जाता। कई मिनट तक वो इसी तरह पानी से अटके लिया करती थी। फिर एक बार उसने चश्मे से गर्दन निकाली। तो सा, उसने आवाज दी। मैंने कहा, क्या तुम्हें पानी से खौफ आता है? नहीं। मैंने कहा, तो फिर नहाते क्यों नहीं? आओ। उसने कहा और दूसरे लम्हे मैं उसके नजदीक पहुंच गया। वो मेरी तरफ देखकर हंसी और फिर उसने पानी में गोता लगाया। वो मेरे मुकाबले में कहां तैर सकती थी। हम चश्मे की तह में पहुंच गए। उसने मेरी तरफ देखा और हंसती हुई मेरे करीब आ गई। उसका मछली की तरह चिकना जिस्म मेरे करीब था। मैं उससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। चुनाचे मैं किसी घड़ियाल की तरह झपटा और उस नन्ही सी मछली को बाजू में दबोच लिया। उसका चिकना जिस्म मेरे हाथों से फिसल रहा था लेकिन वो खुद मुझ में जज्ब हो जाना चाहती थी और जंगली बेल की तरह मुझसे लिपट गई। फिर हमें मजबूरन थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को छोड़ना पड़ा। हम किनारे की तरफ बढ़ गए और फिर किनारे पर वो दोबारा मुझसे लिपट गई। उसने मेरे सीने में मुंह छुपा लिया और जब शाम बिल्कुल स्याह हो गई तो हम दोनों उठे और गारों में वापस आ गए। इस रोज हम स्याह धात नहीं लाए थे। सामी की चाल में अजीब सी लड़खड़ाहट थी। उसकी आंखें एक अनोखे खुमार में डूबी हुई थी और रास्ते भर वो मेरे जिस्म से लगी लगी चलती रही थी। गार में दाखिल होकर वो एक बार फिर मेरे सीने से लगी। अजीब दीवानगी सी तारी थी उस पर। मैंने उसे अपने मजबूत बाजू में उठाया और गार के उस हिस्से में पहुंच गया जहां खाने पीने का सामान मौजूद था। मैं भूखा हूं सामी, मैंने कहा और वो मुस्कुराने लगी। फिर वो संभल गई। उसने खाने पीने का सामान इकट्ठा किया और हम खाने में मसरूफ हो गए। वो मुस्कुराकर मुझे देख रही थी और उसकी इस मासूम मुस्कुराहट पर मैं भी मुस्कुरा रहा था। सामी नोखेज थी जबकि मैं जादी था। मैंने दुनिया देखी थी। मुझे कई लड़कियों का तजर्बा था जबकि सामी की जिंदगी में मैं पहला मर्द था। बूढ़े अरसास ने उसे कबीले से दूर रखा था। वो सामी को न जाने क्या बनाना चाहता था और सामी उसके मायार पर पूरी उतरी थी। वो बूढ़े अरसास की बेहतरीन नायक थी। उसने बूढ़े की जहानत का बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया था लेकिन बहरहाल वो एक औरत थी, एक मासूम कली थी और कलियां खिलने के बाद ही फूल बनती है। हर कली के दिल में गुलशन देखने की आरजू होती है। चुनाचे सामी की आरजू पूरी हो गई थी और ये चमन उसे इस कदर पसंद आया कि वो बार बार इसे देखने की आरजू करने लगी और मैंने उसकी तमाम आरजुएं पूरी कर दी। मेरी रातें फिर से दिलकश हो गई। रात भर हम एक दूसरे की आगोश में रहते। दिन को अलबत्ता पाबंदी से बूढ़े अरसास की हदायत के मुताबिक काम करते ताकि उसे शिकायत न हो। अरसास तो जैसे हमें भूल ही गया था। हफ्तों गुजर गए। ऐसा लगता था जैसे दुनिया में हमारे अलावा किसी का वजूद ना हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए जिंदा थे। एक रात सामी मेरी आगोश में थी। उसका हसीन जिस्म मेरे जिस्म से चिपका हुआ था। वो मेरे सीने में मुंह छुपाए कुछ सोच रही थी। फिर उसने मुझे आवाज दी, तू सा? मैंने कहा, क्या तुमने समंदरों की सैर की है? नहीं, मैंने जवाब दिया। बाबा अरसास बहुत बड़ा जादूगर है। वो समंदर में सैर कर सकता है। कैसे? मैंने ताज्जुब से कहा। ये उसका पोशीदा राज है लेकिन मैं तुमसे कोई राज नहीं छुपा सकती। तुम्हारे अलावा मेरे पास क्या है? आज हम स्याह पत्थर नहीं जमा करेंगे।
आज हम समंदर की सैर करेंगे, लेकिन किस तरह, बस तुम देख लेना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर दूसरी सुबह हमने खाने पीने से फारिग होकर समंदर का रुख किया। समंदर यहाँ से काफी दूर था, लेकिन हम एक दूसरे का हाथ पकड़े ऊंची नीची चट्टानों को फलांगते हुए समंदर की तरफ दौड़ रहे थे। सूरज बुलंद होता जा रहा था और फिर दिन खूब चमकने लगा था। जब हम समंदर के नजदीक पहुंचे, समंदर मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन इंसानी पैकर इख्तियार करने के बाद से अब तक मुझे समंदर में दाखिल होने का कोई तजर्बा नहीं था। मैंने इन देव पैकर मौजों को दूर से देखा था। समंदर के किनारे रेत के ऊंचे नीचे टीले बिखरे हुए थे। सामी आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ बढ़ने लगी। मैं अभी तक उसकी बात पर हैरान था, इस हालत में लहरों पर सैर कैसे की जा सकती थी। तब सामी ने कहा, मेरे बाबा अरसास एक पोशीदा इल्म जानते हैं जिससे दूसरे लोग ना वाकिफ हैं। उनका इल्म उन्हें नित नए रास्ते बताता है। बाबा का कहना है कि हम सख्त हथियारों को लेकर समंदर पर सफर करते हुए दूसरी बस्तियों की तलाश में जाएंगे, नए जहां देखेंगे। और बाबा इसी सिलसिले में दिन रात सोचते रहते हैं। काले पत्थरों के हथियार भी उन्होंने इसीलिए बनाए हैं कि वो दूसरे लोगों के पास इनके हथियारों का जवाब न होगा। दूसरी चीज जो मेरे बाबा ने दरियाफ्त की है वो लकड़ी है। हाँ तूसा, ये दरख्त जिन पर हमारे कबीले ने कब्जा किया है बाबा के लिए बहुत कारआमद है। बाबा इस कबीले में सिर्फ इसलिए कब्जा नहीं करना चाहते थे कि वहां पीने का अच्छा पानी और सब्जियां मिलती हैं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी जरूरत है वो दरख्त हैं जिनकी लकड़ियों से वो एक अनोखी चीज बनाना चाहते हैं। और इस अनोखी चीज का एक नमूना यहाँ मौजूद है। उसके बारे में सिर्फ मुझे मालूम है और कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता। और बाबा एक बार मुझे इसकी सैर भी करवा चुके हैं। आह तो सा, समंदर की लहरों पर उछलना बहुत दिलकश होता है। क्या तुम समंदर की सैर करोगे? उसने पूछा और मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद हम रेत के एक टीले के नजदीक पहुंच गए। सामी ने एहतियातन चारों तरफ देखा और फिर वो घुटनों के बल टीले के नजदीक बैठ गई। उसके चेहरे से ऐसा लगता था जैसे वो किसी खजाने का इंकिशाफ करने जा रही हो। उसने अपनी लंबी लंबी उंगलियों से रेत को कुरेदना शुरू कर दिया। चंद लम्हे वो रेत को रेदती रही और फिर उसकी मदद के लिए मैं भी उसके साथ शामिल हो गया। हमने काफी रेत हटा दी तो कोई गोल गोल शय, सख्त शय बरामद हुई और हम रेत हटाते रहे। मैं दरख्तों की लकड़ियों के उस चौकोर डिब्बे को देख रहा था जो मेरे लिए अनोखा था। दरख्त की मोटी मोटी टहनियां हमवार काटकर उन्हें मजबूती से जोड़कर दरख्त की लंबी चाल से बांधा गया था। बिलाशुबा प्रोफेसर उस दौर में यह काम सख्त मुश्किल था। मोटी और मजबूत चाल से उन लकड़ियों को इस तरह जकड़ा गया था कि उसकी मिसाल मिलना मुश्किल थी। इसका पहले फर्श बनाया गया था और फिर इसी अंदाज में उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी की गई थी। वो बगैर ढक्कन के किसी संदूक की शक्ल रखती थी। ये किश्ती की इब्तदाई शक्ल थी। मैं इस दुनिया की पहली किश्ती नहीं कह सकता क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के बारे में कोई मालूम नहीं था। न जाने कौन से खित्ते में कौन से लोग आबाद होंगे, इनमें न जाने कितने ज़हीन लोग होंगे। बहरहाल मैंने पहली किश्ती देखी और फिर हम दोनों इस किश्ती को पकड़े हुए समंदर के करीब पहुंच गए। सामी बेधड़क समंदर में उतर गई और उसने किश्ती लहरों पर छोड़ दी। फिर वो इसके किनारे पकड़कर उछलकर उसमें बैठ गई और यही अमल मैंने किया। सामी ने किश्ती की एक तरफ रखी हुई दो मोटी मोटी लकड़ियां उठाई, एक मेरे हाथ में दे दी और दूसरी खुद पकड़ ली। फिर उसने मुझे किश्ती चलाना सिखाया और किश्ती समंदर की लहरों पर दौड़ती आगे बढ़ने लगी। बिलाशुबा मुझे उस छोटे से सफर में बेहद लुत्फ आया था। मजबूत किश्ती लहरों पर हचकोले लेती आगे बढ़ रही थी और सामी मुसर्रत से मुस्कुरा रही थी। काफी देर तक हम समंदर की सैर करते रहे। फिर सामी ने किश्ती वापस मोड़ने का तरीका बताया और किश्ती किनारे की तरफ चल पड़ी। जो ही वे किनारे पर पहुंची मैं कूद कर नीचे उतर आया। फिर मेरा सहारा लेकर सामी भी नीचे आ गई और हम दोनों किश्ती को घसीटते हुए टीले के नजदीक आ गए। किश्ती को उसी एहतियात से रेत में छुपा दिया गया था जिस तरह वो पहले थी। रेत बराबर करने के बाद हम फिर अपने काम पर चल पड़े और स्याह पत्थर की धात लेकर वापस गार में आ गए। मुड़े हुए तेज धात वाले हथियारों के ढेर लगते रहे। हमने पहाड़ों की उगली हुई तमाम धात हथियारों में बदल दी, लेकिन बूढ़ा अरसास वापस न आया। शायद उन गारों में हमें छोड़कर भूल गया था या फिर वो दरख्तों वाली बस्ती को अजसर नो तामीर कर रहा था। वो कुछ भी कर रहा हो उसकी हमें कोई परवाह नहीं थी। इस गार में रहकर हम पूरी दुनिया को भूल गए थे। हमारे खाने पीने के लिए यहाँ इतना कुछ मौजूद था कि हम साल साल गुजार सकते थे। फिर सामी के लिए मैं था और मेरे लिए सामी, लेकिन अब उसका पेट फूल गया था और वक्त गुजरने के साथ बढ़ता ही जा रहा था। मैं उसके फूले हुए पेट को दबाता और वो तकलीफ से चीख उठती। ऐसा ना करो तूसा, वो नाज से कहती और मैं मुस्कुरा देता। मैं जानता था कि उसका पेट क्यों फूल गया था। को मेरे साथ रहने वाली दूसरी लड़कियों के पेट कभी नहीं फूले थे, लेकिन मैंने कई कबीलों में अज़दाइश नस्ल देखी थी। फिर एक शाम अचानक बूढ़ा अरसास वापस आ गया। हमने मुस्कुराते उसका इस्तकबाल किया। अरसास भी मुस्कुरा रहा था। उसने शाम के झटपटे में सामी के पेट पर गौर किया था, लेकिन मशल की रोशनी में उसने हथियारों को देखकर खुशी से कुलकारियां लगाई थी और फिर उसने हम दोनों की खूब तारीफें की। वो हथियारों के ढेर को काफी देर तक देखता रहा। बिलाशुबा तुम दोनों मेरी उम्मीदों पर पूरे उतरे। मैंने तुम पर गलत एतमाद नहीं किया था। बहुत जल्द मैं तुम्हें एक आला मनसब दूंगा तूसा। बहुत जल्द हम बड़े कबीलों में शुमार होने लगेंगे और फिर हम
जमीन का सफर करेंगे। हमारे लश्कर दूसरे कबीलों की तरफ बढ़ेंगे और हम इन कबीलों को अपना फरमा बरदार बनाएंगे। हम इन पर अपनी ताकत का इजहार करेंगे। इंसान के दिल में हवस मुल्क गिरी जन्म ले चुकी थी। अरसास ने हम लोगों के साथ खाना खाया और फिर वो अपनी मसरूफियात के बारे में बताने लगा। उसे बताया कि दरख्तों वाले बहुत ज़हीन थे, लेकिन उन्हें वो इल्म नहीं आते थे जो बूढ़ा अरसास जानता था। बूढ़ा अरसास जमीनों के सीने से सब्जियां खींच सकता था और बूढ़े अरसास ने जानवरों से भी एक चीज हासिल की है। इसे इस वक्त कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन अब हम उसे दूध कहते हैं। उसने दरख्तों के दरमियान से वैशी जानवर पकड़े और उन्हें इंसान का मती कर दिया। अब जानवर उससे मानूस हैं और वो अब उनके थनों से वो चीज हासिल करता है जो बच्चे अपने माओं की छातियों से हासिल करते हैं, और यह बड़े काम की चीज है। रात के बहुत बड़े हिस्से में बूढ़ा अपने कारनामों की तफसील सुनाता रहा और फिर घास के ढेर पर सो गया। उस रात मैं सामी से दूर रहा। सामी भी घास के ढेर पर पड़ी बेचैन निगाहों से मुझे देखती रही, लेकिन खुद उसने भी बूढ़े की मौजूदगी को नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं की थी। और फिर रात के किसी हिस्से में हम सो गए। सुबह को जब मेरी आंख खुली तो मैंने बूढ़े को देखा जो बुखलाए हुए अंदाज में सामी का पेट टटोल रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से आसार थे। उसने चारों तरफ से सोई हुई सामी को देखा और फिर उस थप्पड़ मारकर जगाने लगा। सामी जाग गई। मैं खामोश लेटा बूढ़े को देख रहा था। सामी हैरान सी निगाहों से बूढ़े को देख रही थी। ये क्या है? इसमें क्या है? बूढ़े ने सामी के पेट पर उंगली रखते हुए कहा। सामी ने अपने पेट की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली थी। तो मेरा ख्याल ठीक था। इसका जिम्मेदार यही है, मगर ये तूने अच्छा नहीं किया सामी। ये तूने बहुत बुरा किया और उसने भी बहुत बुरा किया। अफसोस अफसोस, मैंने तुम पर एतमाद करके बुरा किया। तू आगे की मलकियत थी सामी। मैंने आगे से तेरे लिए वादा किया था, अब आके मेरा जानिशी नहीं होगा। इस कबीले का निजाम मफलूज हो जाएगा। हमारे सारे ख्वाब ढेर हो गए। तेरी वजह से मेरा सारा प्रोग्राम दरहम भरम हो गया। अब मैं तेरे लिए क्या करूंगा सामी? मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। हमारा कबीला पस्तियों में जा गिरा है। अब जो कुछ करेगा आके करेगा। मैं आके को इस साने की इत्तला दूंगा और मुमकिन है अब मैं कभी वापस ना आ सकूं। आतू ने मुझे फना कर दिया। बूढ़ा अरसास गार के दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं और सामी बुत बने खामोशी से उसे जाता देखते रहे और फिर जब काफी देर गुजर गई तो मैं उठकर बैठ गया। क्या हुआ सामी? ये सब क्या है? क्या तुम्हारे कबीले में मर्द और औरत ताल्लुकात कायम नहीं करते? मैंने पूछा। करते हैं तूसा, मगर आगे की मलकियत हूं मैं। आके मेरा हकदार है। हमारा बचपन एक दूसरे से मंसूब है और हमारी सरदारी इसीलिए कायम है कि हम एक दूसरे के लिए जोड़े पैदा करते हैं। अरसास ने अपनी बहन से शादी की और इसके एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई, यानी मैं और आके। इससे कबल अरसास के बाप और इससे कबल इसके बाप की हाँ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब आके के दौर में ये रवायात खत्म हो गई। अब सरदारी हमें नहीं मिलेगी। बात किसी हद तक मेरी समझ में आ गई। दर हकीकत बूढ़े की पूरी जिंदगी नाकाम हो गई थी, लेकिन मुकम्मल गलती मेरी नहीं थी। वो हमें इन गारों में तनहा छोड़ गया था। सामी नौजवान थी, उमंगों भरी थी और मैं भी बहरहाल इंसान था। अब क्या होगा सामी? कुछ न कुछ होगा जरूर। आओ, हमें ये लम्हात एक दूसरे से अलग नहीं गुजारने चाहिए। अहसास क्या जाने से रात बड़ी बेकल गुजरी है, सामी ने कहा। बिलाशुबा वो एक नडर लड़की थी। मैं परेशान था, आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था, लेकिन सामी की बेखौफी ने मुझे नडर कर दिया। सामी ने अपने जज्बात का इंतहाई मुजाहरा किया क्योंकि उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात थे। वो निढाल सी होकर घास के ढेर पर लेट गई। उसने आंखें बंद कर ली। दोपहर को वो खाने के लिए बिना उठी तो मैंने उसे आवाज दी। सामी? उसने कहा। वो जाग रही थी। क्या बात है, क्या सोच रही हूं? मैंने पूछा। मैं सोच रही हूं बाबा अरसास को देर क्यों होगी? वो अभी तक क्यों नहीं आया? क्या तुम उसका इंतजार कर रही हो? हाँ, क्यों? वो आएगा और उसके साथ कहरो गजब की बिजलियां होंगी। उसने आज तक मुझे कबीले वालों की निगाहों से पोशीदा रखा। वो बेहद मोहतात इंसान है। वो अपनी नस्ल से सरदारी नहीं जाने देना चाहता था। वो जरूरत से ज्यादा ही खौफजदा था। तुम दूसरे कबीले के इंसान थे। उसने न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर इस कदर एतमाद कर लिया, लेकिन वही हुआ जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी मेहनत की थी। वो तबाह हो गया। अब हम उसके दुश्मन की हैसियत रखते हैं। हमने उसकी नस्ल से सरदारी छीन ली है। वो हमसे इंतकाम जरूर लेगा। मुझे ताज्जुब है अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया। ये इंतकाम कैसा होगा? मैंने पूछा। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? बहरहाल वो मौत से कम नहीं होगा, सामी ने कहा। सामी, क्यों ना हम रेत में छुपी हुई शहर के जरिए समंदर के रास्ते फरार हो जाएं? हम स्याह पत्थरों के हथियार लेकर क्यों न दूसरी दुनियाओं की तलाश में चल पड़े जिनका तज़किरा बूढ़ा अरसास तुमसे करता है। मैंने तजवीज पेश की। तब सामी ने मुझे जवाब दिया। तूसा, मैं उसकी बेटी हूं। वो मेरा बाबा है। थोड़ी सी गलती उसकी थी कि उसने तुम जैसे खूबसूरत कवि हैकल नौजवान को मेरे पास तनहा छोड़ दिया। मैं जज्बात में बह गई। मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो मुझे आके से मिलता। मैं कबीले से दूर थी, लेकिन मेरी फितरत कबीले की दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ नहीं थी। और तूसा, मैं बाबा की वफादार भी हूं। मैंने एक गलती की जिससे मेरे बाबा को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। चुनाचे वो मुझसे इंतकाम लेने में हक बजानिब है।
मैंने उसे एक बड़ा दुख दिया है, लेकिन दूसरा बड़ा दुख मैं उसे नहीं देना चाहती। उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके जो चीज बनाई, अगर उससे मैं फायदा उठाऊं तो फिर उसके पास क्या रह जाएगा? क्या अपनी इस नाकामी पर उसका दिल तड़प ना उठेगा? मैं उसे दूसरा दुख नहीं देना चाहती, और ना मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं स्याह पत्थर के हथियार से तुम्हें हलाक कर दूंगी। मैंने तुम्हें अपने जिस्म की सारी रानाइयां दे दी हैं, इसके एवज मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। तो मेरी रातों का खराज इस तरह अदा करो कि मेरे साथ खुद को भी बाबा के इंतकाम के हवाले कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुशी से मरना पसंद करूंगी। मैं बाबा से दूसरी बार गद्दारी नहीं कर सकती। उसकी बातों से बहुत मुतासर हुआ। बेशक वो दुरुस्त कह रही थी, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर भी आयद होती थी। मैंने बूढ़े के एतमाद को तबाह किया था, सजा का हकदार मैं भी था। चुनाचे मैंने उससे वादा किया कि उसके साथ मैं भी सजा कबूल करने को तैयार हूं, और मेरे इस फैसले से बहुत खुश हुई। फिर सूरज ढला ही था कि पहाड़ों के नजदीक गैज़ो गज़ब की चीखें बुलंद होने लगी। वो आ गए थे और गैज़ो गज़ब का तूफान लाए थे। आओ देखिए बाबा हमारे लिए क्या सौगात लाया है। पूरी बस्ती उमड़ आई। उनकी सरबराही आके और अरसास कर रहे थे। आके के मुंह से झाग उबल रहे थे। वो सख्त तैश में मालूम होता था। गारों से कुछ दूर वो रुक गए। बस्ती के लोग हमारी तरफ घूंस से लहरा रहे थे, हथियार बुलंद करके हमसे नफरत का इजहार कर रहे थे, और आके खामोश था। उसके चेहरे पर तूफान साकन थे। तब बूढ़ा अरसास आगे बढ़ा और मजबूत कदमों से हमारे करीब पहुंच गया। फिर उसने सामी का हाथ पकड़ा और उसे आगे बढ़ा दिया। लोगों देखो, ये मेरी बेटी है। देखो ये आके की अमानत है जिसका इसे इंतजार था, लेकिन देखो इसने कबीले से गद्दारी की है। देखो इसने अजनबी से खुद को दागदार कर लिया है। देखो इसने मेरी नस्ल की सरदारी खत्म कर दी है। हाँ, तुम में से वो सरदार होंगे जो साफ होंगे, जिनकी नस्ल बरकरार रहेगी। यही असूल है और यही इंसाफ। सामी के पेट में अजनबी का बच्चा है। देखो मैं गलत नहीं कहता। उसने सामी के जिस्म से पत्ते हटाकर उसे बरहना कर दिया। कबीले वाले फिर हथियार हिलाने लगे और फिर बूढ़ा पीछे हटा और बोला, और देखो ये अजनबी है जिसे हमने पनाह दी, जिसे हमने इज्जत दी, और इसने हमें क्या दिया। ये हमारा दुश्मन है। इसलिए लोगों, सरदारी छोड़ने से कबल मेरा आखिरी हुक्म सुन लो। गद्दारी के इल्जाम में इन दोनों को आग की सजा दी जाएगी। आग तैयार कर ली गई है और हम वक्त के मुंतजिर हैं। मजमा भरपूर शोर मचाने लगा। तब आके आगे बढ़ा। उसने अपना लंबा नेजा बुलंद किया और उसके साथ बहुत से आदमी आगे बढ़ाए। उन्होंने मुझे और सामी को चारों तरफ से घेर लिया। तुम्हें हमारा फैसला मंजूर करना होगा। बोलो, क्या तुम जंग करोगे या हमारे फैसले के सामने सर झुका दोगे? मुझे फैसला मंजूर है, सामी ने आहिस्ता से कहा। तब आगे बढ़ो, बस्ती का अलाव तुम्हारा मुंतजिर है, आके ने कहा और नेजू से हमें इशारा किया। सामी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम आगे बढ़ने लगे। हजूम ने हमें रास्ता दिया। आके और उसके साथ ही हमें आगे आगे लेकर चल रहे थे। मेरे जिस्म से मुख्तसर लिबास नोच दिया गया था। सामी बहुत पहले ही बरहना हो गई थी और हम आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि बस्ती के नजदीक पहुंच गए। बस्ती में मौजूद औरतों और बच्चों ने नफरत से हाथ हिलाते हुए हमारा इस्तकबाल किया। हम हर एक की नफरत का शिकार थे। सामी बिल्कुल खामोश थी। मेरी गर्दन भी झुकी हुई थी और फिर बस्ती के वस्त में हम लकड़ियों के उस अलाव के पास पहुंच गए जो हमारी आखिरी मंजिल थी। शायद बूढ़ा अरसास इस तमाम वक्त में यह अलाव तैयार कराता रहा था। उसने अलाव की ये लकड़ियां दरख्तों के इलाके से मंगवाई थी। लकड़ियों पर जलने वाली चर्बी छिड़की गई थी और हम दोनों को अलाव के दरमियान बिठा दिया गया। हम बिल्कुल खामोश थे। मेरे दिल में मौत का कोई खौफ नहीं था। बस ऐसा ही लग रहा था जैसे जिंदगी की कोई जरूरत पूरी हो रही हो। लेकिन मुझे सामी पर हैरत थी, वो भी खौफजदा नहीं थी। और फिर जब लकड़ियां समेट कर हमारे चारों तरफ इकट्ठा कर दी गईं और हम उनमें छुप गए तो सामी मुस्कुराते हुए मुझसे लिपट गई। तो सा, उसने प्यार से कहा, तो मुझे आगे से ज्यादा पसंद हो। इसे कबल के आग हमारे जिस्मों को छुए। आओ आखिरी बार मोहब्बत से लिपट जाए। आओ। और मैंने उसे अपनी आगोश में ले लिया। इसी वक्त शोले भड़क उठे। शोलों की तपश महसूस होने लगी और सामी के आज़ा में फुर्ती आ गई। वो आग के करीब आने से बेशतर मेरे जिस्म में समा जाना चाहती थी, लेकिन शोलों की जुबानें बहुत तेज थी। अलाव के शोले आसमान तक जा रहे थे। आग ने सामी को मोहलत न दी और उसके जिस्म से लिपट गई। तकलीफ की शिद्दत से सामी ने मुझे छोड़ दिया। मैं भी बदहवास हो गया। सामी के सुनहरे बालों ने आग पकड़ ली थी। मेरी आंखें भी बंद होने लगी, लेकिन दफतन मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे जिस्म को एक लतीफ तवानाई मिल रही हो। मेरे रगे पैर में खून की गर्दिश तेज हो गई हो। आग की हल्की हरारत मेरे जिस्म को बेहद खुशगवार महसूस हो रही थी। और प्रोफेसर खावर, ये मेरे जिस्म की पोशीदा कुव्वत थी। ये वो हरारत थी जो मेरे जर्रात को फिजा में मिली थी। इस हरारत पर वक्त की तह जम गई थी। मैं खुद को इंसान समझने लगा था और मेरे जर्रात की पोशीदा सलाहियतें सो गई थी। लेकिन इस जलन ने मुझे अपनी कुव्वत का एहसास दिला दिया। सामी का पूरा जिस्म जल रहा था। वो कब की मर चुकी थी और अब उसका जिस्म स्याही माइल कोयले में बदल चुका था, पिघल रहा था। चर्बी की बू फैल रही थी। कदोखाल बदल गए थे। लेकिन मैंने अपने जिस्म में एक अजीब सी सुर्खी महसूस की। मेरे जर्रात ने हरारत ताज़ा कर ली थी
मेरी सलाहियतें जला पा रही थी। मैं एक नया इंसान बन रहा था। इंसानी जिस्म इख्तियार करने के बाद मैं एक आम इंसान बन गया था और इसके बाद से मैंने अपनी हकीकत पहचानना छोड़ दी थी। मैं खुद को भूल गया था, लेकिन अब मुझे याद आ गया, आग की हरारत, समंदर की ठंडक मेरे लिए जानी पहचानी चीज थी। खौफ मेरी तौहीन था, ताकत मेरी गुलाम थी, मैं शहंशाह था जिसकी अताअत लाजमी थी, और आग के शोलों ने मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी थी। मैंने अपने हाथ पांव और पूरे जिस्म को देखा। मेरा जिस्म कुंदन बन गया था, निखर गया था। मेरे बाल आतशी रंग के हो गए थे, चेहरे पर खून की सुर्खी और बढ़ गई थी, और आग आहिस्ता आहिस्ता सर्द हो रही थी। वो अपना काम खत्म कर चुकी थी। तब मैं एक शहंशाह के वकार के साथ खड़ा हुआ और आग के सर्द होते अलाव से बाहर निकला। बस्ती वाले खामोश खड़े थे, वो अरसास की सरदारी का सोग मना रहे थे। आके सर झुकाए खड़ा था। फिर बस्ती वालों ने मुझे आग से निकलते देखा और औरतों की चीखें निकल गईं। सब चौंक पड़े। बूढ़े अरसास ने मुझे देखा और आके के कंधे पर हाथ रख दिया। आके ने मुझे देखा और उसका मुंह हैरत से खुल गया। मैं उन सबको हकीर निगाहों से देख रहा था। तब आके का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो आगे बढ़ा और मुझे गौर से देखने लगा। आग से बच जाने वाले, तेरी सजा बहरहाल मौत है। अगर आग ने तुझे बख्श दिया तो मेरे नेजे की धार तेरा खात्मा कर देगी। तेरी जिंदगी हम सब की मौत है। उसने नेजा सीधा कर लिया और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वापस लौट जा हकीर कीड़े, मैंने उससे कहा। मेरी तौहीन न कर वरना सजा पाएगा। और आगे ने दांत किचकिचाकर अपने खौफनाक नेजे से मेरे जिस्म पर वार किया। बिलाशुबा ये वार ऐसा था कि इंसानी जिस्म तराजू हो जाए। नेजा मेरे सीने पर पड़ा और दरमियान से दो टुकड़े हो गया। तब मैंने इत्मीनान से आके को उठाया और उसके साथियों की तरफ उछाल दिया। बुगासा बुगासा। बस्ती वालों में से एक ज़ईफ उम्र बूढ़ा चीखा और दूसरे लम्हे लोगों में भगदड़ मच गई। भागने वालों में आके और अरसास भी थे। जरा सी देर में अलाव का मैदान खाली हो गया। अब वहां सिर्फ मैं था, बुझी हुई आग थी, या उस आग में पड़ी सामी की झुलसी हुई लाश। मैं एक बार फिर अलाव की तरफ बढ़ा और मैंने उसमें से सामी की लाश उठा ली। सामी, वो पुरजोश और मोहब्बत करने वाली लड़की जो मुझसे जुदा हो गई थी, जो अपनी मोहब्बत, अपनी वफा का शिकार हो गई थी। मुझे अलाव से निकाल लाया और इस वक्त के दस्तूर के मुताबिक उसे एक ऊंचे पत्थर पर रख दिया। कई मिनट तक मैं खामोश उसके नजदीक खड़ा रहा और फिर वहां से पलट आया। मेरे दिल में हल्की सी खलिश थी। हम उसे रंज का नाम दे सकते हैं, लेकिन यह खलिश ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। मैंने उसे दिल से मिटा दिया और वापस बस्ती की तरफ चल दिया।